Hey everyone, welcome to this channel. Today's topic is माइटोसिस. आज की क्लास में माइटोसिस पढ़ेंगे. जिसने कभी माइटोसिस नहीं पढ़ा वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक से स्टार्ट होगा और समझ आ जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखिए, माइटोसिस से पहले हमें पढ़ना है सेल साइकिल. सेल साइकिल से हमें पढ़ लेना है सेल डिवीजन. सेल डिवीजन आपने 9th एंड 10th में पढ़ी होगी. सेल डिवीजन का मतलब होता है जब एक सेल्स अपने शेप को ग्रो करता है और उसके बाद वो बीच में से डिवाइड करके दो सेल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है. इसे हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है. ठीक है, अब इसके बाद आता है सेल साइकिल. सेल साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है बाय विच एंड सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम. जीनोम को मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल एंड इवेंचुअली डिवाइडेड टू डॉटर सेल. तो सेल साइकिल एक इवेंट होता है, अलग अलग सीक्वेंस वाइज जो इवेंट चलते हैं जिसकी वजह से जो आपके सेल होता है वो अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है और एट लास्ट वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है. इसे हम सेल साइकिल्स कहते हैं. ठीक है, अब इसके बारे में आपको और ज्यादा आगे समझ आएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. पहला है फेस ऑफ सेल साइकिल. दो होते हैं मेनली. पहला होता है इंटरफेस और दूसरा होता है एम फेस. हम अभी इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे. इंटरफेस को प्रिपरेटरी फेस भी कहा जाता है. ओके, और इंटरफेस के 3 सब फेस होते हैं. ठीक है, तो पहला होता है G1, दूसरा G2 और तीसरा होता है G1 S एंड G2. ओके, सो देखिए, ये जो प्रिपरेटरी फेज होता है किसी भी सेल के सेल साइकिल में वो सबसे ज्यादा लंबा होता है. फॉर एग्जांपल कोई सेल है वो 24 आवर्स में डिवीजन करता है, तो 24 आवर्स में से वो 19% जो टाइम होगा वो इंटरफेस में बिताएगा और बाकी के बचे हुए 10% टाइम जो होता है वो एक्चुअल सेल डिवीजन यानी एम फेज में बिताता है. तो यहाँ से आपको समझ आ सकता है कि सबसे ज्यादा किसी भी सेल को टाइम क्या लगता है प्रिपरेशन करने में. एक्चुअल सेल डिवीजन करने में उसे बहुत कम टाइम लगता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. जीवन फेज. जीवन फेज क्या होता है? जीवन फेज में जो सेल होता है वो अपने नंबर्स को क्या करता है ग्रो करता है, अपने सारे सेल ऑर्गेनल्स को डबल करता है और अपनी शेप को ग्रो करते जाता है और कंटिन्यूसली ग्रो होते रहता है. ठीक है, इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है यानी कि सेल में केमिकल्स रिएक्शंस जो होते हैं वो चलते रहते हैं. ओके, अब आता है इसके बाद एस फेज. एस फेज में क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस किया जाता है एंड सेंट्रियोल के नंबर्स को डबल किया जाता है. ठीक है, अब डीएनए सिंथेसिस का मतलब है डीएनए के कंटेंट को इंक्रीज किया जाता है 2C से 4C बट नंबर ऑफ रिमेन सेम. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, आपने देखा होगा ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं. तो क्रोमोसोम का अगर हम एक डायग्राम बनाए यहाँ से, तो क्रोमोसोम इस तरीके का होता है, ऐसा भी होता है और ऐसा. आपने दोनों तरह के क्रोमोसोम्स देखे होंगे. क्रोमोसोम के इस जगह पे क्या होता है? सेंट्रोमियर पाए जाते हैं. अभी आपने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा होगा सेंट्रोमियर. तो सेंट्रोमियर पाए जाते हैं. अब देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है? ये सारे इस सब में क्या है? डीएनए. डीएनए को क्या किया जाता है? हाईली कंडेंस करके क्रोमेटिड बनाए जाते हैं. ठीक है, तो इस हर जगह पे डीएनए आपको दिखाई दे रहा है. ओके, अब देखिए, अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेंट्रोमियर पे डिपेंड करता है. जितने ज्यादा सेंट्रोमियर होंगे उतने ही ज्यादा क्रोमोसोम होंगे. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेंट्रोमियर 1 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? 1 है. ओके, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? 1 है. लेकिन अगर आप डीएनए कंटेंट देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एक डीएनए कंटेंट 1C, इसमें C से मेजर करते हैं और यहाँ पर दूसरा डीएनए कंटेंट 1C, तो टोटल हो गया 2C. ओके, यहाँ पर देखें तो 1C 2C 3C एंड 4C, तो यहाँ पर डीएनए कंटेंट क्या है? 4C. तो सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे डीएनए ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस प्लेस. ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एस फेज होता है उसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है वो सेम रहता है, सिर्फ क्या इंक्रीज किया जाता है? डीएनए कंटेंट. यानी कि मान लो आपका क्रोमोसोम इस तरीके से है तो उसको इस तरीके से कर दिया जाता है, लेकिन सेंट्रोमियर तो एक ही है तो क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है लेकिन उसके डीएनए कंटेंट में चेंज आता है. ओके, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा. और सेंट्रियोल के नंबर को भी डबल किया जाता है इसमें. दूसरा फेस होता है G2 फेस. अब जितने भी डुप्लीकेशन करने थे, डबल करने थे नंबर्स को, रेप्लिकेशन सब कुछ हो चुका है. अब इसके बाद हमें क्या करना है? G2 फेज में जो प्रोटीन्स होती हैं जो एसेंशियल होती है एम फेज में, यानी कि सेल को एक्चुअली डिवाइड करने में मदद करती है, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस ये सब करने में मदद करती है, उस प्रोटीन्स को बनाया जाता है किसमें? G2 में. तो G2 में जो भी प्रिपरेशन होती है, जो भी प्रोटीन्स एंजाइम्स और जो भी जिसकी भी केमिकल्स की जरूरत होती है वो सारे केमिकल्स को प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, अब इस समय भी सेल अपने आप को ग्रो कर ही रहा होता है. ओके,
अब हमारा पूरा प्रिपरेटरी फेज खत्म हो चुका है, ये पूरा हमारा प्रिपरेटरी फेज था। अब सेल क्या है, बिल्कुल तैयार है एक्चुअल माइटोसिस करने के लिए, यानी एक्चुअली सेल डिवीजन करने के लिए। ओके, तो इसे हम कहते हैं एम फेज। एम फेज में भी दो तरह के होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस। छोटी क्लास में आपने मियोसिस और माइटोसिस में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे माइटोसिस। माइटोसिस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस मटेरियल, यानी कि न्यूक्लियस के मटेरियल को वो किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब न्यूक्लियर का मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, यानी कि डीएनए को क्या किया जाता है, डुप्लीकेट किया जाता है, यानी कि क्रोमोसोम भी आप कह सकते हो, क्योंकि डीएनए किससे मिल डीएनए जो होता है हाईली कंडेंस्ड होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। तो इसका मतलब है क्रोमोसोम का क्या किया जाता है, डिवीजन किया जाता है। अब कैरियोकाइनेसिस में भी अलग अलग फेस होते हैं। सबसे पहला फेस होता है प्रोफेज। प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स होता है। क्रोमेटिड्स का मतलब होता है आपका जो क्रोमोसोम डीएनए मटेरियल है वो इस तरीके देखिए, क्रोमेटिड का मतलब होता है आपका जो डीएनए होता है वो इस तरीके से थ्रेड लाइक, मतलब ये क्या होते हैं, धागों की टाइप में होते हैं, ठीक है। इस तरीके से उनके स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। अब क्या होते हैं, ये जितने भी धागे हैं जो आपको स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं डीएनए के, वो सारे क्या होते हैं, आपस में कंडेंस होते हैं, और कंडेंस करके वो क्रोमेटिड क्रोमोसोम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स। तो ये जो धागे दिखाई दे रहे हैं इन्हें क्रोमेटिड्स कहा जा रहा है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड, यानी इन धागों का कंडेंसेशन होता है और ये ट्राई करते हैं टू फॉर्म क्रोमोसोम। ओके, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स आर असेंबल्ड इनटू अ स्पिंडल अपरेटस। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, अगर आपने सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा होगा तो वहां पर आपने सेंट्रियोल के बारे में पढ़ा होगा। सेंट्रियोल दो सिलेंडर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये सेंट्रियोल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ओके, जो सीलिया होता है और फ्लैजिला जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इस सेंट्रियोल से धागे लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पिंडल कहते हैं, स्पिंडल। ओके, इन धागों को हम क्या कहते हैं, स्पिंडल। अब ये धागे जिससे बने हुए हैं वो कौन से ट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो यही कहा जा रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स आर असेंबल्ड इनटू अ स्पिंडल अपरेटस, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, आपस में जुड़ जुड़ करके स्पिंडल अपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये स्पिंडल अपरेटस कहाँ से निकल रहा है, सेंट्रियोल से निकल रहा है। ओके, सेंट्रियोल जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो परपेंडिकुलरली होते हैं और इनके आसपास एमोर्फस जो फ्लूइड पाया जाता है, इसे हम इन दो सिलेंडर्स को सेंट्रियोल कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको सेंट्रियोल का मतलब समझ आ गया होगा। स्पिंडल अपरेटर वही स्पिंडल फाइबर्स, बहुत सारे जो धागे लाइक स्ट्रक्चर, ये सेंट्रियोल है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, धागे लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, एक फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरीके से जॉइंट होते हैं, तो इसे ही स्पिंडल अपरेटस कहा जाता है। और ये जिससे बने होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तीसरा प्रोफेज में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें कैरियोकाइनेसिस करना है, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल यानी डीएनए का हमें डिवीजन करना है। तो हमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल से मतलब होना चाहिए, बाकी सारी चीजों को क्या कर दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है। ओके, और सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट पोल। अब देखिए एस फेज में सेंट्रियोल का नंबर क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट जो प्रोफेज होता है उसमें एस फेज में सेंट्रियोल को डुप्लीकेट किया जाता है, और ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट पोल में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, किसमें, प्रोफेज में। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आपका सेल है, तो एक सेंट्रियोल यहाँ चला जाता है, ठीक है, बिल्कुल इन मैप्स की तरह, वो अर्थ की तरह एक नॉर्थ और साउथ होता है, उसी तरीके से एक जो होता है सेंट्रियोल वो इधर चला जाता है और दूसरा सेंट्रियोल इस पोल्स में मूव कर जाता है, ठीक है। और आपका क्रोमेटिड जो होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि कंडेंस हो रहा है प्रोफेज में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट फेज है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोड ऑफ द क्रोमोसोम। अब स्पिंडल फाइबर के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ प्रोफेज में। जो आपके ये सेंट्रियोल्स होते हैं, ये जो सेंट्रियोल्स है, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई कुछ धागे निकलते हैं, वो धागे आपस में जुड़ जाते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कहते हैं,
ठीक है। छोटे छोटे जो इन धागों के जो स्ट्रैंड होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं, इन्हें अगर आप जोड़ दें तो इन्हें हम कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं, और ये जिससे बने होते हैं वो होता है माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, तो देखिए काइनेटोकोर क्या होता है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये क्योंकि एस फेज के बाद क्या होता है, क्रोमोसोम का जो डीएनए कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है, तो आपका क्रोमोसोम ऐसा दिखाई देता है। और इसके यहाँ पर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से, जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। तो इस काइनेटोकोर से जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। सेकंड स्टेप होता है क्रोमोसोम लाइन अप एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल टू फॉर्म द मेटाफेजिक प्लेट। अब इसका मतलब है कि ये आपका सेल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, सेल के सबसे मिडिल वाले भाग को क्या कहा जा रहा है, इक्वेटर, इसे इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, सेल का मिडिल वाला भाग। अब यहाँ पर एक सेंट्रियोल है, ठीक है, और यहाँ पर एक सेंट्रियोल है जो कि प्रोफेज में मूव कर रहे थे, हमने पढ़ चुका है इसे। अब यहाँ से क्या है, स्पिंडल फाइबर्स निकलना स्टार्ट करते हैं और नीचे से भी स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, ठीक है। आपका जो क्रोमोसोम होता है वो इस इक्वेटर पे क्या कर जाता है, लाइन कर जाता है, इस तरीके से लेट जाता है, ऐसे इस तरीके से लेट जाते हैं, ठीक है। और ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो इसके काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, जो भी आपके क्रोमोसोम है उसके काइनेटोकोर से ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम लाइन अप एट द इक्वेटर, क्रोमोसोम लाइन हो जाते हैं, लेट जाते हैं इक्वेटर पे ऑफ द स्पिंडल टू फॉर्म द मेटाफिजिक प्लेट, और यहाँ पर लाइन कर जाते हैं। जब क्रोमोसोम इस इक्वेटर पे लेट जाते हैं तो हम इसे कहते हैं मेटाफिजिक प्लेट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड द क्रोमैटिड सेपरेट्स, क्रोमैटिड मूव्स टू द अपोजिट पोल। यानी कि जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, दो क्रोमोसोम के बीच का जो सेंटर होता है इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर जब स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, इन क्रोमोसोम को एक ऊपर और एक नीचे इस तरीके से खींचने की कोशिश करते हैं। जब उसे इस तरीके से खींचते हैं तो यहाँ से जो आपके क्रोमोसोम होता है वो फट जाता है, और फटने की वजह से क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और स्पिंडल जो सेंट्रोमियर होते हैं वो भी स्प्लिट कर जाते हैं इस तरीके से। ये सेंट्रोमियर है, ऊपर से और नीचे से किसी भी चीज को ऊपर और नीचे से खींचेंगे तो यहाँ से वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और फटने के बाद इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट, क्योंकि इनके स्पिंडल फाइबर के अपवर्ड और डाउनवर्ड खींचने की वजह से क्या होता है, सेंट्रोमियर जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है, और क्रोमैटिड्स जो होते हैं, ये दो क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमैटिड्स मूव थ्रू द अपोजिट पोल, जो ऊपर वाले ने खींचा वो ऊपर चले जाते हैं क्रोमैटिड्स, ठीक है, और कुछ क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा फटा तो ऊपर जाएगा, नीचे वाला हिस्सा जो है वो नीचे जाने लग जाता है, ठीक है। यही होता है एनाफेज में। आई होप एनाफेज आपको समझ आ गया होगा। टीलोफेज में कुछ भी नहीं होता, सारा कुछ हो चुका है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है। टीलोफेज में अब क्या करना है, क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट पोल। क्रोमोसोम क्या होता है, ये वाला जो आपका क्रोमोसोम है वो, ये जो आपका सेंट्रियोल होता है, ये सेंट्रियोल बाद में गायब होने लग जाता है, डिसअपियर होने लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो क्रोमोसोम होता है वो एक अपोजिट पोल में इस तरीके से, एक क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाता है और एक क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाता है। हालांकि एक ही सेल है, बट एक सेल में क्रोमोसोम के क्लस्टर अपोजिट पोल में मूव कर जाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के आसपास जो न्यूक्लियर एनवेलप होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि वो क्या हो जाते हैं, असेंबल होना स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि प्रोफेज में डिसअपियर हो गए थे, हट गए थे। फिर न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी और ईयर, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी वापस से रिफॉर्म हो जाते हैं, यानी अपीयर हो जाते हैं, जिसे हमने प्रोफेज में गायब कर दिया था, क्योंकि एक्चुअल सेल जो न्यूक्लियस डिवीजन है वो हो चुका है। अब हमें किसका डिवीजन करना है, साइटोप्लाज्म यानी सेल का डिवीजन। एक सेल में अब दो न्यूक्लियस है, ओके, दो न्यूक्लियस तो हो गए, लेकिन अभी भी ये एक ही सेल है। अब हमें क्या करना है, इस एक सेल को दो सेल में डिवाइड करना है, यानी कि अब हमें इस सेल में भरे हुए साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड अ साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब देखिए साइटोकाइनेसिस करना है। साइटोकाइनेसिस दो अलग अलग तरीके से होते हैं, एनिमल्स में अलग तरीके से होता है एंड प्लांट्स में अलग तरीके से होता है। फर्स्ट, एनिमल में क्या होता है, फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता है कि ये सेल है, सेल के बाहर में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फरो बनने लग जाता है। फरो का मतलब होता है इस तरीके के स्ट्रक्चर, फरो टाइप स्ट्रक्चर बनने लग जाते हैं, और ये फरो जो होते हैं अंदर और ज्यादा डीप होते जाते हैं, डीप होते होते बाद में ये दो सेल को
डेवलप कर देते हैं, ठीक है। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में मान लीजिए, एक मिनट, में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, और बाद में यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा सेल प्लेट ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ये सेल प्लेट और ज्यादा ग्रो होते जाएगा, ग्रो 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 होते हुए इस सेल को फाड़ता हुआ चला जाता है। जब इस सेल को फाड़ता हुआ चला जाता है तो लास्ट में एट लास्ट 2 सेल डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट में क्या होता है, बीच में सेल प्लेट ग्रो करता है और इस छोटा सा सेल प्लेट होता है, फिर धीरे धीरे सेल प्लेट ग्रो होते होते क्या करता है, सेल को 2 हिस्सों में फाड़ देता है। जब सेल को 2 हिस्सों में फाड़ देता है तो 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। और एनिमल्स में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फरो बनना स्टार्ट हो जाता है, ओके। अब ये जो आपका सेल प्लेट है, यही बाद में जब आपका सेल 2 उसमें हिस्सों में डिवाइड कर जाता है तो ये सेल प्लेट बीच में मिडल लेमिला के फॉर्म में होता है। मिडल लेमिला क्या होता है, 2 सेल के बीच का कनेक्शन होता है, ठीक है। तो मिडल लेमिला के फॉर्म में ये जो सेल प्लेट है बाद में प्रेजेंट होता है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जाएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ने से हमें कुछ बातें उससे पहले पता होनी चाहिए, ठीक है, जो मैं पहले बताना भूल गई थी, सॉरी। देखिए माइटोसिस क्या है, माइटोसिस इन इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है, जैसे कि इक्वेशन होता है उसके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड की दोनों चीजें क्या मानी जाती हैं, बराबर मानी जाती हैं, आपने मैथ्स में देखा होगा, ठीक है। उसी तरीके से पेरेंट सेल में जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो इक्वल होता है डॉटर सेल। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट सेल इज डिप्लॉयड, मान लीजिए पेरेंट सेल डिप्लॉयड यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब जो डॉटर सेल्स बनेंगे, दोनों डॉटर सेल्स के पास भी 46 और 46 ही क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो जितना पेरेंट्स में होते हैं क्रोमोसोम, सेम नंबर ही क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में भी जाते हैं। यही डिफरेंस होता है माइटोसिस और मियोसिस में। मियोसिस में क्या होता है, जितने पेरेंट सेल में होते हैं उससे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में जाते हैं, डॉटर सेल्स में। और माइटोसिस में होता है कि जितने पेरेंट सेल में हो उतने ही डॉटर सेल में जाएंगे, इसलिए इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं, ओके। अब इतनी बातें आपको पता चल चुकी है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। देखिए सेल रिपेयर में माइटोसिस हेल्प करता है। मान लीजिए किसका एक्सीडेंट हो गया या चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद उनके जो भी सेल होगा, ठीक है, जहां भी उसको डैमेज हुआ है व्यक्ति को, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां के सेल्स जो होंगे खराब हो चुके हैं, ठीक है। और वो सेल्स कौन से होते हैं, ऑटोनोमस। 2 तरह के सेल होते हैं, ऑटोसोम और सॉरी 2 तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो सोमैटिक वाले होते हैं, ठीक है, जो कि सेल बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। अभी सेक्स क्रोमोसोम तो रिप्रोडक्शन वाले में मदद करते हैं, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि वो सारे डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी को डैमेज हुआ है, तो उस डैमेज होने के बाद सेल्स वहाँ के क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अब उस खराब सेल्स को सही करना है, ठीक है, तो वहाँ पर न्यू सेल्स का ग्रोथ किया जाएगा। न्यू सेल्स का ग्रोथ किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, पुराने सेल्स क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, और माइटोसिस करके न्यू सेल्स बनाएंगे और वहां पर सेल रिपेयर का काम स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए जैसे कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, जैसे उसमें हम पढ़ते हैं कि जो हमारा स्टेम होता है पहले छोटा सा होता है, फिर वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि स्टेम के नीचे वाले भाग में जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं। और माइटोसिस करके अपने नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी कि जितने पेरेंट्स के पास है उतने ही कितने किसके पास चले जाएंगे, डॉटर्स के पास चले जाएंगे। तो सेल ग्रोथ में भी मदद करता है, ह्यूमंस में, प्लांट में, सब में मदद करता है। रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसमें है बैक्टीरिया, देखिए एक मिनट, रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। देखिए ये बैक्टीरिया है, ठीक है, उसका क्रोमोसोम है, हालांकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है इस तरीके से, और ये बाकी सारे जो भी उसके सेल ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ओके। बैक्टीरिया इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब है उसके पास 23 क्रोमोसोम है। अब 23 क्रोमोसोम में अगर वो मियोसिस करने चला जाएगा तो इसका भी आधा हो जाएगा क्रोमोसोम, ठीक है, जो कि सही नहीं है। इसीलिए जो बैक्टीरिया है वो
जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया उसमें एग्जाम्पल में आते हैं, वो अपना किस तरीके से रिप्रोडक्शन करेंगे, वो इन सेल्स से रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। ठीक है, समझ आ गया, माइटोसिस करेंगे। ओके, क्योंकि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पर वो कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं मोस्टली, तो वो क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, अपने 26 क्रोमोसोम को डिवाइड करवाएंगे और फिर उससे डॉटर सेल्स बनेंगे। ओके, इस तरीके से। ठीक है, तो वो इस तरीके से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, माइटोसिस। जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वेरिएशंस भी कम होती है, ये सब आप पढ़ चुके होंगे और वैसे भी चैप्टर का टॉपिक नहीं है। तो रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो माइटोसिस से मेनली होता है, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, कम होते हैं। अगर उसमें वो मियोसिस करने चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कम हो जाएगा क्रोमोसोम, जो कि मतलब मेंटेन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। अभी न्यूक्लियर का मतलब है न्यूक्लियर मटेरियल। ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल और इसका मतलब है साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखिए मान लीजिए पेरेंट है, पेरेंट के पास एक क्रोमोसोम था। ठीक है, अब इस पेरेंट से क्या हुआ है, डॉटर डिवीजन हुआ है, डॉटर बने हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए पेरेंट के पास 46 क्रोमोसोम था, तो डॉटर के पास भी तो 46 क्रोमोसोम गया। इस पेरेंट्स का हाफ साइटोप्लाज्म इसके पास गया, हाफ इसके पास गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो हमेशा मेंटेन होता है। अगर हम इन दोनों को मतलब देखें तो जितना पेरेंट में होता है उतना ही जो डीएनए कंटेंट होता है वो इसमें जाता है। ठीक है, और जितना साइटोप्लाज्म इसमें होता है उतना ही साइटोप्लाज्म दोनों में डिवीजन होता है। तो आपके बुक में लास्ट में लिखे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन रहता है, यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों का जो रेशियो होता है वो मेंटेन रहता है। माइटोसिस हम पूरा माइटोसिस पढ़ चुके हैं, अब हम इसके समरी देखते हैं किस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस में सबसे पहले था G1 फेज, फिर था S फेज और फिर था G2 फेज। अब G1 फेज में क्या हो रहा था, सेल अपने आप को ग्रो कर रहा था, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव था। ठीक है, सेल ग्रोथ हो रही थी, इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था और जो भी एंजाइम्स था उस सब का सिंथेसिस हो रहा था। ठीक है, S फेज में क्या हो रहा था, डीएनए कंटेंट को इंक्रीज किया जा रहा था, कंटेंट इंक्रीज। और सेकंड क्या हो रहा था, इसमें सेंट्रियोल को डुप्लीकेट किया जाता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट। ओके, तो ये पूरा हमारा क्या होता था, हमारा इंटरफेस। ओके, अब इंटरफेस के बाद हम आते थे एक्चुअल सेल डिवीजन, जिसमें होता है एम फेज में। ठीक है, एम फेज में भी होते हैं सबसे पहले प्रोफेज, सेकंड आता था मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, और फोर्थ होता था टीलोफेज। ओके, अब देखिए प्रोफेज में क्या होता था, क्रोमोसोम कंडेंस और सेंट्रियोल मूव करते थे अपोजिट पोल में, सेंट्रियोल मूव अपोजिट पोल, ये दो चीजें हो रही थी मेनली। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम फॉर्म, मेटाफेजिक प्लेट का मतलब क्या होता था, इक्वेटर पे आके लाइन कर जाते थे, लेट जाते थे। ठीक है, क्रोमोसोम फॉर्म मेटाफेजिक प्लेट। ओके, सेकंड होता था स्पिंडल, जो फाइबर होते थे स्पिंडल्स अटैच टू काइनेटोकोड। काइनेटोकोड कहाँ होता था, क्रोमोसोम के ऊपर होता था। ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। एनाफेज में क्या होता था, सेंट्रोमियर स्प्लिट होते थे एंड क्रोमैटिड मूव करते थे, क्रोमैटिड्स मूव अपोजिट पोल। टीलोफेज में क्या होता था, सेल ऑर्गेनल्स जो होते थे रिफॉर्म हो जाते थे, जितने भी ईआर और गोल्गी बॉडीज होते थे वो सारे फॉर्म हो जाते थे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म। ओके, ये सारा जो फ्लो चार्ट है, बट
माइटोसिस का पूरा हो गया और इस सारे को हम कहते थे एम फेज। ओके, जिसको हम एक्चुअल सेल डिवीजन फेज भी कहा करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो ये यहाँ सेंट्रियोल है 2। प्रोफेज में ये कहानी होती थी। मेटाफेज की कहानी क्या होती थी? ये सेल है, सेल में क्रोमोसोम इस तरीके से लाइन करता था, यहाँ सेंट्रियोल होते थे, और स्पिंडल फाइबर्स जो होते थे वो इस तरीके से काइनेटोकोर से अटैच हो जाते थे। ठीक है, एनाफेज में क्या होता था? कुछ नहीं, ये इस तरीके से अटैचमेंट होता था, सॉरी ये स्पिंडल है, ये सेंट्रियोल है और स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है, ये आपका पूरा सेल है। तो आप देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम का काइनेटोकोर है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो चुका है और क्रोमैटिड्स जो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती थी। टीलोफेज में कुछ भी नहीं होता था। ये सेल है, सेल के यहाँ पर क्रोमोसोम का क्लस्टर वापस से क्रोमोसोम जो होता था अपने बाल खोल लेता था, क्रोमैटिड्स के फॉर्म में हो जाता था। ठीक है, और सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते थे वहां पर अपीयर हो जाता था। ठीक है, बस यही पूरा होता है माइटोसिस का कि एस। और हाँ, इसमें एक और होता है जी नॉट फेज। जी नॉट फेज का मतलब आप सिंपली अगर कहें तो रेस्ट फेज होता था। ठीक है, ये आपके हार्ट सेल में ज्यादा दिखाई देता है, हार्ट सेल। ठीक है, देखो जी नॉट सेल वो सेल्स होते थे, ठीक है, जो कि एस कर चुके हैं, G1 फेस कर चुके हैं, एस कर चुका है, G2 मतलब ये पूरा इंटरफेस प्रिपरेशन तो कर चुके हैं, लेकिन वो सेल डिवीजन यानी कि अपने न्यूक्लियस को डिवाइड नहीं करना चाहते। ठीक है, थोड़े आलसी टाइप सेल्स है। ठीक है, जो प्रिपरेशन तो कर चुके हैं लेकिन जो एक्चुअल काम है वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक जी नॉट फेज में चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि इनएक्टिव फेस होता है। ठीक है, जिसमें वो एक्टिव तो है लेकिन वो सेल डिवीजन नहीं करते। मोस्टली आपके हार्ट सेल्स ऐसा काम करते हैं कि वो उनमें पूरा प्रिपरेशन हो चुका होता है लेकिन वो कभी सेल डिवीजन नहीं करते। ओके, थैंक यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।